हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्टोरी का बुक कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम अध्याय 8 गांव, शहर और व्यापार चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट और जीके जीएस की पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक होती है। और इससे पहले और भी बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी 6, 7, 8 ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो पड़ चुका है और तमाम जीके जीएस हिंदी का वीडियो पड़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अध्याय 8 चैप्टर 8 गांव, शहर और व्यापार। जैसा कि देख रहे हैं, लोहार की दुकान पर प्रभाकर। तो लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। चलिए अब शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती, तो ये क्या कह रहा है? लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कितने साल पहले? प्रश्न यहां से पूछता है। लोहे का प्रयोग तो 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो प्रश्न यहां पे भी बनता है, महापाषाण कब्रों में किस धातु के औजार और हथियार मिले हैं? तो लोहे के। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो कृषि उत्पादन बढ़ने का कारण क्या रहा? तो लोहे के फाल का इस्तेमाल। ये इसी तरह से प्रश्न पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये चार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। गांवों में कौन रहते थे? गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो कम से कम कितने तरह के लोग रहते थे? 3 तरह के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों का बेल्लाला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो यहां से ध्यान रखना है कि गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो बेल्लला कहा जाता था तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को। तथा साधारण हलवाहों और उड़वार, ठीक
क्या कहा जाता था? भूस्वामियों को, बड़े भूस्वामी को बेलला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कड़ैसियार और अधिमई कहलाते थे। तो 3 तरह के लोग हो गए। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। बड़े भूस्वामी बेलला, साधारण हलवार उड़वार, भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। तो ग्राम भोजक का पद कैसा था? अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनके जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। तो स्वतंत्र कृषक को क्या कहते थे? गृहपति। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लुहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो प्राचीनतम तमिल रचनाओं को देखते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। तो संगम क्यों कहा जाता था? तो मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन होता था। गांव में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। चलिए अब सिक्कों के बारे में देखते हैं। उस समय के सिक्कों के बारे में पुरातत्वविदों की इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। तो सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो आहत सिक्के कैसे, किस धातु के होते थे? तो चांदी और तांबे के। चांदी और तांबे के और विभिन्न आकृतियों को आहत होने से इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये हैं, देखिए आहत सिक्के। चलिए आगे चलते हैं। विनिमय के अन्य साधन क्या थे? विनिमय के अन्य साधन क्या थे? तो संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर। परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो नमक का उत्पादन कहाँ होता था? तो समुद्र के किनारे। चलिए, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, तो इसको देखते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। तो मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो नगरीकरण के लिए, नगर के लिए। मथुरा जो है नगर के लिए पूछ देगा। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय के एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा। कितना? 2500 साल पहले। क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी था। इसमें अनेक मंदिर थे।
आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो मथुरा किस लिए महत्वपूर्ण था? तो बेहतरीन मूर्ति बनाने के लिए, बेहतरीन मूर्ति। लगभग 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो बौद्ध विहार और जैन मंदिर कहाँ मिले हैं? ये भी मथुरा में मिले हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों की उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में अब पढ़ते हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो जो मिट्टी के पतले और सुंदर मिले हैं वो कैसे होते थे? उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। क्यों इन्हें कहा जाता था उत्तरी काले? तो उत्तरी भाग में मिलने के कारण। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो वाराणसी और मदुरै कपड़ा के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा केंद्र था। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो यहाँ श्रेणी क्या होते थे? तो शिल्पकार तथा व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकार तथा व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो इस तरह से ये देखते हैं यहाँ क्या है। उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में देखते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इससे बनने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भुट्टू पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती है। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी। इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो इस तरह से चलिए सूत कातने और बुनने के नियम, इसको भी देख लेते हैं कि सूत कातने और बुनने के क्या नियम थे। तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी के देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक सड़क ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अपर निरीक्षक तथा उस औरत की तरफ देखता था या इधर उधर बातें करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु।
इससे पहले कि थोड़ा सा एक कोटेशन है, इसको देख लेते हैं। अभिलेखित जो मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो तमिल भाषा के लिए प्रारंभ में उस समय ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग होता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिक मेड़ू। तो मानचित्र 7 में अरिका मेड़ू जिसे पुदुचेरी आज के डेट में कहा जाता है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड़ू एक पत्तन था। तो पूछ देगा कि अरिका मेड़ू का प्राचीन नाम, आधुनिक नाम क्या है? तो पुदुचेरी। और यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो पत्तन के लिए। पत्तन माने बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो एम्फोरा जैसे पात्र कहाँ मिले हैं? तो यहीं अरिका मेड़ू में। इनमें शराब का तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो एरेटाइन के मुहरे लगे कहाँ लाल चमकदार बर्तन मिले हैं? तो अरिका मेड़ू से। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो एरेटाइन इटली के शहर के नाम पर पड़ा है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बेरी गाजा भरूच की यूनानी नाम की कहानी है। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम था। कौन? बेरी गाजा। चलिए व्यापार और व्यापारी को देखते हैं। व्यापार और व्यापारी। तो तुमने उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ लिया। यह खूबसूरत बर्तन, खासतौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ? ये दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काली मिर्च को ही काले सोने कहा जाता था। कौन? रोमन साम्राज्य में काला सोना। अब ये नहीं कि कोयले को भी काला सोना कहा जाता है। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन कहाँ था? तो पूर्वी समुद्र तट पर पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे।
गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो इस कविता में ये सब दिया गया है। कहाँ कहाँ से? तो हिमालय से रत्न, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। व्यापारियों ने, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से जो भी प्रश्न, जो भी लाइन उठा लिया जाता है वही प्रश्न बन जाता है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो व्यापारी किस मानसून के चलना पसंद करते थे? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम। लंबी यात्राओं के लिए बहुत मजबूत जहाज़ों का निर्माण करते थे। समुद्र तट से लगे राज्य। तो इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इन बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। सबसे उपजाऊ कहाँ का है? कावेरी का मैदान। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूमेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, मूमेनदार, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। क्या अर्थ है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये चोल, चेर तथा पांड्य। चोल, चेर तथा पांड्य के लिए मूमेनदार शब्द का प्रयोग हुआ है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम तथा दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। तो चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम था, दूसरा पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं के प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। उन्हीं कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन राजा था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते थे? तो सातवाहन शासक। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए अभी नाम प्रचलित था, जो सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब रेशम मार्ग और कुषाण, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ कुषाण शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपने नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था और वे शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण किसका था? तो सिल्क ये कपड़ा होता है, इस पर नियंत्रण कुषाणों का था। करीब 200 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पर पत्तनों तक जाती थी।
फिर वहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। तो सिल्क रूट पर रेशम मार्ग पर किसका नियंत्रण था? तो कुषाणों का। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको भी थोड़ा सा एक देख लेते हैं। तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो ये लोहे के प्रयोग की शुरुआत 300 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के 2500 साल पहले शुरू हुए। संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले हुई। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले। चोल चेर तथा पांडे 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले हुए थे। फासियन का भारत आगमन 1600 वर्ष पहले। सैवंत तशांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।